हेलो दोस्तों, एवरीवन मॉर्निंग। मैं अपने चैनल एनके सर साइंस क्लासेस 003 पे आपका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग नए एक टॉपिक के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका नया टॉपिक है प्लांट। प्लांट है क्या? ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी दैनिक आवश्यकताएँ जितनी भी है किसी न किसी रूप में हम प्लांट से ही प्राप्त करते हैं, और चाहे वो आपका भोजन के रूप में हो या फल के रूप में हो या फर्नीचर के रूप में हो, सारी चीज़ किसी न किसी रूप में आप प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। अब है कि इस प्लांट को आप किस किस रूप में बांटे हुए हैं। मेनली इसको 3 रूप में बांटा गया है। पहला देखेंगे आप साग, दूसरा है आपका झाड़ी और तीसरा है आपका वृक्ष। ये मुख्य रूप से प्लांट को हम लोग 3 रूपों में बांटते हैं। तो अब इसमें है कि फिर आप साग किसको कहेंगे, झाड़ी किसको कहेंगे और वृक्ष किसको कहेंगे। इन तीनों 3 टर्म हैं और तीनों में बहुत सारी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। सबसे पहले आती है बात साग कहेंगे किसको। तो ये बताएंगे आप कि साग जो होता है सबसे ज़्यादा हरा और छोटा कोमल पौधा होता है, और इसमें सिराएँ जो होती है बहुत लिमिटेड होती है, मतलब न के बराबर सिराएँ होती है, बहुत कम पाई जाती है। इसको आप क्या बोलेंगे? साग बोलेंगे। दूसरी बात आती है झाड़ी। झाड़ी आप देखेंगे, देखिए इसमें जैसे आप देखेंगे कि झाड़ी के लिए बताया जा रहा है कि पौधों में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती हैं और तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें आप झाड़ी कहते हैं। जैसे आप जंगलों में देखते हैं ना, ऐसे भी जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पौधा, साग जो होता है ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन झाड़ी जो होता है एक मिड रेंज का होता है। और जब आप वृक्ष की बात करते हैं तो दोनों के रिस्पेक्ट में वृक्ष की तना ब्रांचेज ज़्यादा होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा, मतलब मजबूत भी होगा। जैसे आप आम का पेड़ देख सकते हैं, वो आपका वृक्ष है, और भी वैसे लीची, आम, कटहल, ये सब क्या आएंगे? सब वृक्ष में आएंगे। ठीक है, तो इसकी एक खासियत है कि ये ज़्यादा हाइट भी होंगे। ऐसे आप एक बार और भी समझ लीजिए। कहा वृक्ष के लिए कि पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं और इन्हें आप वृक्ष कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई आप पेड़ देखते हैं, सपोज कि ये आपका अगर आम का पेड़ है, तो यहाँ तक तो ठीक है, इसका अर्थ से आपका कनेक्टेड है, नीचे ज़मीन से निकला हुआ है, लेकिन जैसे ही इसकी ब्रांचेज निकलेंगी तो आप देखिए कि इतनी हाइट से निकलना शुरू किया, फिर इसमें भी कुछ ब्रांचेज होंगी, यहाँ भी कुछ ब्रांचेज होंगी, ये लगातार इसमें देखेंगे कि निकलता हुआ चला जाता है, और ये ज़मीन से हाइट पे ज़्यादा ये जाने के बाद ही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये तो आपका है वृक्ष के बारे में बताएं। ठीक है, कुछ और भी इसमें समझना है आपको, देखेंगे। जैसे कहा क्या इसमें कि कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं होते, इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। आप देखिएगा जैसे बहुत सारा ऐसे फूल है, उसमें देखिएगा कि लकड़ी के सहारे उस पर रोलिंग करता हुआ उस पर चढ़ता है। या फिर देखेंगे कि आप खेतों में भी, जैसे आप क्या उसको शकरकंद जिसको बोलते हैं, आप उसकी भी खेती करते हैं, तो वो भी देखेंगे कि वो लतरते हुए आगे बढ़ता है। या और भी वैसी बहुत सारी पेड़ पौधे आपको पौधे वैसे नज़र पड़ेंगे जो लकड़ी की सहारे ऊपर चढ़ती हैं। जैसे लौका की खेती हुई, कोहड़े की हुई, या फिर पान का जो होता है आप वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी रोटेट करता हुआ ऊपर वो चढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो सभी बिसर्पी लता के एग्जाम्पल में आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। अब देखिए 3 चीज़ आपको पहले बताया गया है, एक तो साग बताया, एक झाड़ी, एक वृक्ष। साग में जैसा कि बताया गया कि इसमें सिराएँ कम होंगी, तने इसकी लिमिटेड होंगी और हाइट सबसे काफ़ी छोटा होगा इसका। झाड़ी में इससे थोड़ी ब्रांचेज बढ़ेंगी, लेकिन इसकी भी हाइट एक मिडिल रेंज में रहेगी। और अगर वृक्ष की बात आप करते हैं तो वृक्ष की हाइट जो होगी इन सभी से सबसे ज़्यादा, ज़मीन से लगभग 5-6 फीट से शुरू होगी और आगे बहुत काफ़ी हाइट तक जाएगी। तो ये तीनों में आपने डिफरेंस देख लिया। लेकिन बिसर्पी लताएँ देखा कि बिसर्पी में क्या हुआ, वो उसके लिए चढ़ने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है।
ठीक है, उस सपोर्ट के माध्यम से वो अपना डेवलप करेगा। नेक्स्ट आपको ये जो बताई जा रही है कि आरोही के लिए क्या कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाक झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। ये थोड़ा सा अपना एक अलग प्रॉपर्टी अपना लेकर आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं। देखिए आप ध्यान देंगे, सपोज किए कि ये बीज है आपका, कोई भी आप बीज अगर लगाते हैं तो ये बीज से क्या होगा, सबसे पहले एक या दो पत्ता इससे निकलेगा, राइट, और फिर इससे आगे बढ़ेगा, ब्रांच के रूप में कन्वर्ट होगा। ये फिर ब्रांच आगे और भी जाएगा और इन में देखेंगे कि बाद में क्या फल वगैरह इसमें लगना शुरू होता है। तो ऐसे धीरे धीरे इसका डेवलप्ड होना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आप सीड्स लगाते हैं तो इमीडिएट एक रूप बृहत आपका पेड़ के रूप में मिल जाता है, उसका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, सिमिलरली उसी तरह क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। तो हमारे लिए भोजन के लिए हम लोग किस पे डिपेंडेबल हैं, हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंडेबल हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि पेड़ पौधे भी किसी न किसी रूप में हमारे नेचर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी क्या है, डिपेंडेबल है। जैसे ये जब प्रकाश संश्लेषण, एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि पौधे जो होते हैं अपनी भोजन बनाते हैं निम्नलिखित में किस प्रक्रम के द्वारा, तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, देखिए इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो आप बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण ऐसे प्रक्रम है जिसमें पौधे अपनी भोजन बनाने के लिए हमारे वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, राइट, प्लस और अर्थ से क्या लेते हैं, मिनरल साल्ट। अब देखिए इस मिनरल साल्ट में उसको जितनी पोषक तत्व चाहिए था जमीन से लेना वो ले लिया। और तब किसकी प्रेजेंस में, सन के प्रेजेंस में, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। अब उसके बदले हम लोग को मिलेगा क्या, तो हम लोगों को मिलेगा O2 प्लस, अब क्या देगा, एनर्जी के रूप में, ग्लूकोज के रूप में आपको फूड देगा। ये ग्लूकोज के रूप में होगा, कोज, जिसको आप भोजन कहेंगे। और ये भोजन किस रूप में मिलेगा आपको, फल या फूल के रूप में, जो भी हो, ये फल या फूल हो सकता है, कुछ भी, ये मैटर है। तो ये हम अपने लिए ज़्यादा नेसेसरी समझते हैं। पहला तो ऑक्सीजन, और दूसरा इसके द्वारा जो फल मिल रहा है या जो फूल मिल रहा है, ठीक है, इसमें आपको ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके लिए नेसेसरी है, भोजन के रूप में आप उसका उपयोग करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण है, इसके माध्यम से आपने देखा है कि पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं। अब ये बात आती है कि जब ये भोजन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये संसाधन पहुंचते कैसे हैं इन तक। देखिए हमारे शरीर में जिस अनुरूप क्या है, नस हैं, सिमिलरली उसी अनुरूप इनमें भी है फंक्शन करने के लिए। दो पार्ट इनमें भी पाया जाता है। एक पार्ट होता है जाइलम, जाइलम, और दूसरा पार्ट जो होता है इसमें फ्लोएम, फ्लोएम। देखिए एक का काम होता है कि नीचे से मिनरल सॉल्ट जैसे जल, ये क्या करेंगे, उन जल को लेकर पतली सी जो सिराएं उनमें होती हैं वो पूरे ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम करेंगी, पत्तियों तक पहुंचाएंगी, जाइलम। और फ्लोएम का काम होता है कि जो भोजन बना पत्तियों में उस एनर्जी को पूरी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये फ्लोएम का काम होता है। तो उनके बॉडी में दो तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जो क्या बोलते हैं किचन प्लांट, ऐसे आप देखें किचन पार्ट क्या है प्लांट का, तो आप बताएंगे उसकी पत्तियाँ। अगर पत्तियाँ नहीं हो तो पेड़ सूख जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें भोजन ही नहीं बन पाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अब एक ये भी क्वेश्चन होता है कि क्लोरोफिल, उसमें जो भोजन बनाने में जो सहायक उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तंत्र है वो है आपका क्लोरोफिल।
अगर उसमें नहीं हो तो फिर वो भोजन बन नहीं पाएगा। दूसरी बात कि पत्तों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखें। कभी भी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिएगा कोई भी पत्ता, तो इसमें टीनी होल इसमें मिलेंगे। इसको आप पोर्स के रूप में इसको जानते हैं, इंग्लिश में पोर्स, या एक स्पेशल हिंदी वर्ड इसका आता है, अभी हमें ध्यान पे नहीं। छिद्र कुछ ऐसा ही का क्या आता है इसमें, छिद्र, सह छिद्र या आपका छिद्र जो भी हो, ये स्पेशली इसमें से मेंशन होता है। ठीक है, ये इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करना, मतलब हीट एनर्जी अब खुद लेना और फिर भोजन बनाने में सहायक होना। तो ये तो आप देख रहे थे जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड कि इसका फंक्शन क्या है, इसमें ये यूज में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, एक इसमें है पर्णवृत्त, उसी की अभी बात कर रहे थे कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृत्त कहते हैं। देखिए ये जैसे मान लीजिए ब्रांच है, राइट, ऐसे कोई पत्ता अगर जुड़ा हुआ हो तो ये वाला जो डंठल होगा ये आपके यही पर्णवृत्त कहलाता है। यहाँ पे ये जो पार्ट आएगा इसको आप पर्णवृत्त बोलिएगा, पर्णवृत्त कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्टेड रहेगा इसमें। दूसरा देखेंगे, पत्ती के चिपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। हरा ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप फलक के रूप में बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पत्ती को रेखांकित रचनाओं को सिरा कहते हैं। जैसे इसमें देखिएगा ये सिराएं हुई, इसको जब ऐसे दिया हुआ हो तो इसको आप सिरा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास बोलते हैं। अगर ये टोटल पार्ट को आप कहें तो इसको सिरा विन्यास बोलिएगा, सिरा विन्यास। ठीक है, अब एक बात होती है कि सिरा विन्यास में कुछ ऐसे लाइनिंग मिलेंगे जो पैरेलल होंगे, कुछ क्या हो सकता है कि पैरेलल नहीं हो। जैसे आप केला के पत्ता को देखिए, जब आप एक केला की पत्ता की बात करते हैं, आप गौर कीजिए, सपोज मान लीजिए कि हम एक केला की पत्ता ले रहे हैं, तो इसमें कभी गौर आप करेंगे, देखेंगे किस इस टाइप से लाइनिंग आएगी। ठीक है, इसका जो भी लाइनिंग निकला हुआ रहेगा तो इस दोनों के बीच क्या है, समानांतर सिराएं होती हैं, समानांतर। तो आपस में इनका जो पैरेलल लाइन इसमें कंबाइनिंग होता हुआ देखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि मध्य सिरा के दोनों ओर जल जैसी संरचना होती है, यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। ठीक है, और पत्तियों में यह सिरा एक दूसरे के समानांतर हैं, तो ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे घास की पत्तियां, कुछ वैसे आप देख सकते हैं घास की पत्तियों में भी ऐसा मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे आपकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। देखिए आप एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि जलवाष्प की प्रोसेस कैसे आप समझेंगे बेटर। देखिए जैसे अभी ठंडा का टाइम है, तो आप देखेंगे जो फार्मर लोग होते हैं जब भी गेहूं की खेती करते हैं, तो इस टाइम आप देखेंगे कि जनवरी के टाइम में क्या होता है कि मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है। तो होगा क्या कि गेहूं के पत्तियों पर बहुत ही काफ़ी अमाउंट में उस पर मॉइस्चर, मतलब पानी के ड्रॉपलेट्स उस पर बने हुए रहते हैं और पूरा धुंध टाइप का छाया हुआ रहता है। उसको एनर्जी, सन एनर्जी बहुत कम मिलता है। अगर ज़्यादा पानी उस पर कंटिन्यूसली बना रह गया, छोटा पौधा हो, तो जलने का उसमें ज़्यादा डर रहता है। और उससे पहले कि अगर उस पर खाद देना हो आपको, फर्टिलाइज़र, तो वो उस पत्ती पे ही पिघल जाएगा, और जब पत्ती पे पिघलेगा तो पत्ती को पीला कर देगा। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि ये जो सपोज ये आपका लगा हुआ है गेहूं है और इसमें ये पत्ते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो होगा क्या कि इस पे जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं पानी के बूंद के, अगर ये कंटिन्यूसली इस पे रह गया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये पीला करने लगेंगे पत्तियों को। तो इस समय वो लोग करते क्या हैं कि एक छोटे से, क्या बोल सकते हैं आप, घास का ही एक बनाते हैं लीवर मतलब हैंगर, और इस पे एक रोटेट करता हुए इतना दूर रखे
और इस पर क्या करेंगे, रोटेट करता हुआ आगे बढ़ेंगे। तो ये होगा क्या कि पानी नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो नीचे जो पानी मिला ज़मीन के माध्यम से, फिर इसको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में इस पत्ती पे अगर रह गया तो क्या होगा, इसको बर्बाद करने लगता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सन एनर्जी मिलना नेसेसरी है इसको, ठीक है। तो सन एनर्जी मिलेगा, फिर ये अपना भोजन के रूप में यूज में ला लेगा। वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस जो होती है प्रत्येक जीव के आप बॉडी में देखेंगे, देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है या ये इसमें नहीं होगा, किसी न किसी रूप में आप भी स्वेट्स के रूप में हो या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो, एक्सहेल आप करते रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस होती हैं। तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस करते हैं। खासकर दिन के टाइम में बहुत ही काफ़ी तीव्र गति से प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हरी पत्तियां सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं और ये क्या करती है, अपना भोजन बना लेती हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप, नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। जैसे कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि उसमें दो चीज़ मिलेगा, एक आपका फल या फूल ग्लूकोज के रूप में, भोजन के रूप में आप यूज करते हो, दूसरा ऑक्सीजन। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इन सभी के लिए ऑक्सीजन बहुत ही काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आप लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे कि पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी होता है। यस, अब दो टाइम में देखिएगा। अगर पेड़ पौधे की बात करें तो सबसे ज़्यादा हरा भरा जो होता है वो कौन सा टाइम में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में इसको अच्छी खासी अमाउंट में नमी मिलती रहती है, पानी मिलती रहती है। दूसरा देखेंगे पतझड़। आप जैसे आपका विंटर सीजन द इन होगा और पतझड़ टाइप का सीजन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको किसी न किसी रूप में नमी की कमी होने लगती है। तो इस कारण देखिएगा कि उसमें अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस हुई, जितनी पेड़ पौधे से पानी बाहर निकला अगर उतनी अमाउंट में नीचे से नहीं मिला तो उस पर बैड इफेक्ट होता है और इसी कारण होता है कि पत्तियां गिरना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जड़। देखिए पेड़ पौधे जब भी आप ये करते हैं तो किसी न किसी रूप में जड़ से ही रिलेटेड होता है, आगे तो फॉरवर्ड जड़ से ही होता है। तो इसमें देखिए मुख्यतः जड़ को दो पार्ट में बांट देते हैं। एक जो होता है आप देखेंगे कि इसमें मुसल जड़ और दूसरा जो होता है रेशेदार जड़। ये जड़ को आप दो पार्ट में बांट कर देख रहे हैं। एक जो है आपका मुसल जड़ कहला रहा है और दूसरा जो है आपका, देखिए पहला पार्ट इसमें देखेंगे आप जड़। देखिए तो ये जड़ जो है दो पार्ट में इसको बांट दी। एक जो आप कहलाएगा मुसल जड़ और दूसरा पार्ट जो आपका कहलाएगा रेशेदार जड़। राइट। तो ये दो पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया। आइए देखते हैं क्या क्या है। मुसल जड़ में छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं, राइट। जबकि रेशेदार जड़ को झाकड़ा जड़ भी कहते हैं, ठीक है। और जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों को आप जड़ें मुसल जड़ भी होती हैं। समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। और गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलाउदी यह एक पुष्प ही नहीं है, पुष्पों का गुच्छा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, सीटीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा बताएंगे कि पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, इसमें कौन कौन है। तो आप देखेंगे बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। ये जो है आप पुष्प के अलग अलग पार्ट हैं, भाग हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है और सीटीटी में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद है आपका कि पुंकेसर का भाग। उसमें इसमें सभी जितनी भी पार्ट बोल रहे हैं इसको ध्यान से आप समझेंगे। पुंकेसर का भाग कौन कौन है। पहला ध्यान रखें परागकोश और दूसरा जो है तंतु। ऑब्जेक्टिव में किसी भी टाइप का आपका एग्जाम हो उसमें अगर सेट किया जाए तो एक इस दोनों में से कोई भी एक रहेगा। उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन पुंकेसर का भाग है।
अगर इस दोनों में से कोई भी एक हो तो आप देंगे। पहला बताए हैं परागकोश और दूसरा बताए हैं आपको तंतु। अब नेक्स्ट है स्त्री के सर के भाग। ये भी इसमें से भी सीटीटी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री के सर का भाग है, और उसमें आपका ऑप्शन एक वर्तिकाग्र भी था। तो राइट आंसर जो होता आपका वर्तिकाग्र ही होता। तो इसमें जो दिया जा रहा है स्त्री के सर के भाग में कि वर्तिकाग्र है, वर्तिका है एवं अंडाशय है। तो इसमें जो एक आप कोई भी ले सकते हैं। अगर ऑप्शन में इस चारों तीनों में से कोई भी एक दे तो आप बताएंगे कि सर वर्तिकाग्र होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंडाशय स्त्री के सर का सबसे निचला और क्या है एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो इस तरह की इतनी जो अभी आपको टॉपिक बताया गया ये पौधे से रिलेटेड मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट था, जिसमें लास्ट पार्ट में जो आकर आपको 4-5 टॉपिक बताए हैं, जैसे एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आपका बनता है। पहला इससे क्वेश्चन बनेगा कि पुष्प के विभिन्न भाग हैं कौन कौन है। इसमें से कोई भी एक दे सकता है। आपका बाह्यदल हो सकता है, पंखुड़ी हो सकता है, पुंकेसर हो सकता है एवं स्त्री केसर हो सकता है। ठीक है। दूसरा, इससे भी पुष्प केंद्र में स्थित भाग को आप क्या बोलते हैं, फिर से सुनेंगे, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को आप क्या बोलेंगे, तो आप बताएंगे इसको स्त्री केसर आप कहेंगे। ठीक है। दूसरा है पुंकेसर के भाग। पुंकेसर के कौन कौन भाग हैं, एक आपका इसमें दे सकता है परागकोश और दूसरा हो सकता है आपका तंतु। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्त्री केसर के भाग क्या क्या हैं। इसमें वर्तिकाग्र आपका होगा, वर्तिका होगा एवं आपका अंडाशय होगा। और अंडाशय स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। ठीक। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें आप बीजांड कहते हैं। ये भी सीटीटी में पूछा गया है। तो हम आशा करते हैं कि इसमें आप पौधा से रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक है जो आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट एक और भी टॉपिक हम लेकर आएंगे जो होगा आपका शरीर में गति। राइट। इससे भी आपका अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।